नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। तो आज हमारा आखिरी सेशन होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो देखो, आप सबको पता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, वो 3D में होता है ना। तो उस 3D में उसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिसके वजह से हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है ना। तो देखो, हम जनरली एक मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री RS कन्फिग्रेशन से बताते हैं, है ना। तो RS कन्फिग्रेशन हमारा ये बताता है कि हमारा 3D में उस मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है ना। तो मॉलिक्यूल तो हमारे पास 3D में है, बट उसको कैसे हम 2D में ट्रांसलेट कर पाए ताकि हम उसकी RS कन्फिग्रेशन निकाल पाए, है ना। तो देखो, इसमें एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे पास कि हमारे पास तो मॉलिक्यूल तो 3D में है, बट उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बिगड़नी नहीं चाहिए जब हम उसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से वो मेथड्स हैं कि हम एक मॉलिक्यूल को, एक 3D वाले मॉलिक्यूल को हम 2D में रिप्रेजेंट कर पाए बिना उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म को या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को बिगाड़े, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे, है ना। तो ये एक मेथड है, एक कन्वेंशन है जो बिना स्टीरियो केमिस्ट्री को बिगाड़े बताता है ना, 2D में रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारा एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस आज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट कायरल सेंटर्स, है ना, तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग हो सकती है ना। तो हमारे पास कौन कौन से वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती हैं, है ना, तो उनको किस किस क्लास में हम डाल सकते हैं। वही हमारे ब्रॉडली एनेंटियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर्स तो होते हैं, फिर भी ये एकायरल होते हैं, है ना। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं फिशर प्रोजेक्शन से, ठीक है। तो हमारे पास है एक टार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टार्टरिक एसिड का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो है 2R3S, मतलब 2R3S पोजीशंस पे इसकी ये स्टीरियो केमिस्ट्री है ना। क्योंकि हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, एक है सेकंड पोजीशन पे और दूसरा है थर्ड पोजीशन पे। तो इनकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या है, एक है R और थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उसका है S, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर 3D मॉलिक्यूल को हम 2D में ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, बिना इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बिगाड़े, ठीक है। तो अब फिशर ने क्या कहा था, उसने कहा था कि ऐसा करते हैं, पहला जो कायरल सेंटर है उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी एक प्रोजेक्शन निकालेंगे और फिर उसको 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। 3D मॉलिक्यूल है ना, उसको प्रोजेक्ट किया हमने 2D उस पे, है ना, शीट पे एक, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हमारा कायरल कार्बन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन आ रहा है उस हाइड्रोजन को हमने लिख लिया नीचे, है ना। ये हाइड्रोजन नीचे आ गया। राइट साइड में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। और टॉप में हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो CO2H, ठीक है, उसको भी हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना है और फिर दूसरे कायरल सेंटर को हमें प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये दूसरा कायरल सेंटर है, ठीक है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया। तो कार्बन को लिख लिया नीचे, जो कायरल कार्बन है, ठीक है। फिर अब राइट साइड में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सिल, वो भी आ गया। और जो मतलब बॉटम में है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो वो भी हमने लिख लिया। तो ये बन गई हमारी क्या, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर ने कहा था इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करके एक मॉलिक्यूल की, 3D मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में ये 3D जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये कैसे प्रिजर्व रही है ना, बिगड़ी नहीं है, ठीक है। तो आप सबको तो कान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल्स तो पता है ना, CIP रूल्स मैंने पढ़ा रखी है पिछले कुछ सेशंस में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखना, ठीक है। तो वहां पे मैंने बता रखा है कि प्रायोरिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम RS कन्फिग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, है ना, एक ये वाला कायरल कार्बन है और ये
दूसरा कायरल कार्बन है, ठीक है। तो एक एक कायरल कार्बन को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अब पहला कायरल कार्बन को उठा लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो ये हमारे पास कायरल कार्बन है। इसके कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, राइट। तो हर किसी की प्रायोरिटी देखते हैं। देखो हाइड्रोजन है, सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर है, तो इसकी प्रायोरिटी तो 4 हो गई। और सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक हमारा ये वाला ग्रुप हो गया जिसकी प्रायोरिटी कौन सी है, 1 और 4, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजन की 4 और इस वाले हाइड्रोक्सिल की 1, ठीक है। और दूसरी अब ये दो बचे कौन से हमारे पास, ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, इस वाले कार्बन के साथ कौन से 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है और इस वाले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसके साथ 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, राइट। तो हमारे पास दूसरा प्रायोरिटी होगा इसका और तीसरा होगा इसका, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, पाथ को ट्रेस करेंगे, कैसे, ये 1 2 3, तो हमारा बन क्या रहा है, 1 2 3 S बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये जो है ये उल्टा हो जाता है, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ठीक है। S के बदले क्या हो जाएगा, ये R। क्यों, दोबारा बताता हूं, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से वेज उसमें चला जाता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देंगे, तो हमारा S नहीं होगा, क्या होगा, R। तो ये तो पता लग गया सबको, है ना। तो हमारा पहला वाला कायरल सेंटर मैच हो गया, ये क्या है, 2 जो है वो R है, ये हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो एक चीज बिगड़ी नहीं है। अब दूसरा कायरल सेंटर को देखते हैं, ठीक है, इस वाले कायरल कार्बन को देखते हैं, ऑलराइट। तो इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोक्सिल कॉमन, ये वाला ग्रुप हो गया और एक ये वाला ग्रुप हो गया, ऑलराइट। तो हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अभी इसकी भी प्रायोरिटी देख लेते हैं, किसकी क्या है, ऑलराइट। तो ये रही हमारी प्रायोरिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, क्योंकि ऑक्सीजन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। और लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का लीस्ट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो और ये हमारे पास ये वाला कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको दूसरा प्रायोरिटी मिलेगा। और ये वाला कार्बन जो है, पूरा ग्रुप जो है, ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ है, तो इसको तीसरा प्रायोरिटी मिलेगा। तो हम ट्रेस करते हैं उसी तरीके से, 1 2 3, हमारे पास आता क्या है, R, ठीक है, R आता है, क्योंकि पहले केस में भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके हमारा S हो जाएगा, ठीक है। R का क्या होगा, S हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, दूसरा कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर क्या हो गया, 3S, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है ना इससे। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन से अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन निकालते हो, फिशर प्रोजेक्शन निकालते हो एक 3D मॉलिक्यूल की, तो हमारे कायरल सेंटर्स जो है, जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको फिशर प्रोजेक्शन कैसे एक 3D मॉलिक्यूल की 2D में निकालनी आती होगी, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो कि है हमारे पास वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में भी हम क्या करते हैं, देखो उसमें भी हम यही करते हैं कि हमारे पास एक 3D मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे है ना, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हमारा जो कायरल कार्बन जो है वो बीच में हो, है ना। और जो भी सब्स्टिट्यूएंट आपके अवे है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके बिल्कुल टूवर्ड्स होंगे, है ना। तो उस बेसिस पे इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बताते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कायरल कार्बन, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और टूवर्ड्स में क्या है, आपके तरफ क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, राइट। तो टूवर्ड्स वाले ग्रुप को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लिया, ठीक है। जो भी आपके टूवर्ड्स है उसको हम वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास ग्रुप हो गया। और एक ग्रुप और हमारे पास है जो कि आपके अवे है ना, आपसे दूर है ना। तो ये रहे, आप समझ लो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। उसके टूवर्ड्स में क्या है, ये वाला जिससे हमने वेज से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक और है जो कि आपके अवे है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से, ठीक है। तो ये दो
समझ में आ गया, वेज और डैश, जो आपके टूवर्ड्स हो उसको आप वेज से रिप्रेजेंट करते हो और जो आपके अवे हो उसको आप डैश से रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आ गया। और दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बचे हुए हैं, देखो ये दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये दो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मान लो ये दो सब्स्टिट्यूएंट एक प्लेन में है ना, ठीक है, ये हमारे पास ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, एक प्लेन समझ लो है ना, ठीक है। तो इसको सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया CH3 ऊपर और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इस तरफ, ठीक है। तो ऊपर नीचे करके सॉलिड लाइन से हम इस पर्टिकुलर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया हमारे पास टूवर्ड्स जिसको हम वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हो गया हमारे पास अवे जिसको हम डैश से करेंगे, और दो सॉलिड लाइन से जो एक प्लेन में है दो सब्स्टिट्यूएंट्स उसको सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से भी हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है मॉलिक्यूल का 3D मॉलिक्यूल का वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों टाइप ऑफ कन्वेंशंस और रिप्रेजेंटेशंस 2D में एक 3D मॉलिक्यूल का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला हम क्या देखने वाले हैं, अगला हम देखेंगे इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। जैसे मैं बता रहा था हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कायरल सेंटर्स हैं, है ना, मान लो एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स है, ठीक है। जैसे आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के नाम से भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल है ना, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के चारों मॉलिक्यूल्स है, चारों अलग है, क्यों, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग है। ये है 2s 3s और ये है 2r 3r और ये है 2r 3s और ये है 2s 3r, इनकी स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सबका सेम है बट इनकी स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है, जिससे ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हम अब बात करेंगे, देखो मॉलिक्यूल हमारे पास सेम है बट ये क्योंकि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, इनको किस किस क्लास में हम बांट सकते हैं, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला एक कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं मिरर के इस तरफ और कोई भी एक मॉलिक्यूल लेंगे मिरर के उस तरफ। तो क्या देखा आपने, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, राइट, है ना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, देखते हैं, नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, उनको क्या कहेंगे हम, इनैंशियोमर्स, ठीक है। कोई दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं ना, कोई दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, ये और कोई वहां से दूसरा उठा लेंगे, है ना, मिरर के इस तरफ और मिरर के उस तरफ, ठीक है। ये दोनों तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है ना, यहाँ पे एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है और ऑब्वियसली सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे क्योंकि इनके पास क्या है, कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स, वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, है ना, इन दोनों को कर लेते हैं आप, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को मिरर के इस तरफ और उस तरफ रखा तो वो दोनों क्या हुए, मिरर इमेजेस हो गए, है ना, और ऑब्वियसली सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कायरल सेंटर्स है ना, तो कायरल सेंटर्स होने के कारण ये दोनों सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इनैंशियोमर्स को मैंने पहले बताया था ना, कौन से होते हैं इनैंशियोमर्स, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनैंशियोमर्स, है ना। देखो यहाँ पे एक कैच है ना, अभी तक हमने 2-3 केसेस देखे, ठीक है, उससे आप लोगों को कुछ समझ में आया, मैं बताता हूँ क्या। देखो ये दो तो हमें पता लगा कि ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, है ना, और ये दोनों भी इनैंशियोमर्स हैं, है ना, अभी देखा हमने। क्यों ऐसे क्यों हुए, देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो तो अगर हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एनालाइज करें, देखो इसके पास क्या है 2s 3s इस मॉलिक्यूल का और इसका क्या है 2r 3r, है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों के जो भी कायरल सेंटर्स के ऊपर पोजीशन जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टा हो गया, यहाँ पे s था दोनों जगह पे और यहाँ पे क्या हो गया r, है ना। तो जिसके वजह से क्या हो गई ये हो गए इनैंशियोमर्स, क्योंकि एक तरीके से मिरर इमेजेस बन गए, क्योंकि इनकी
स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है कायरल सेंटर पे उल्टा हो गए। उसकी भी अगर देख लेते हैं तो सेम चीज होगी। यहाँ पे क्या है 2R 3S, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2S 3R, है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। उसी कायरल सेंटर्स पे, सेम कायरल सेंटर्स पे स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टा हो गई, जिसके वजह से वो दोनों क्या हो गए, वो दोनों पेयर इनैंशियोमर्स हो गए और ये दोनों पेयर भी इनैंशियोमर्स हो गए, है ना। अगर कोई और दूसरी कॉम्बिनेशन उठा लोगे इन दोनों के अलावा तो सारे डायस्टीरियोमर्स होंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है एक स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टा हो जाए बट दूसरे जगह पे, दूसरे कायरल सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहे, है ना। तो अगर दोनों जगह पे उल्टा हो जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलता है, इनैंशियोमर्स। अगर कोई एक जगह पे उल्टा हुआ तो उससे क्या होगा, हमें डायस्टीरियोमर देखने को मिलेगा, है ना। कोई दूसरी कॉम्बिनेशन उठा के देख लोगे तो डायस्टीरियोमर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स विजुअली क्लियर हो गया होगा और स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप बता सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे इनैंशियोमर्स हैं कि डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो लास्टली हम क्या देखेंगे, अभी हम देखने वाले हैं मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो ये मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो ये मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा मल्टीपल मतलब कायरल सेंटर्स हो, फिर भी ये कायरल होते हैं, ना, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल स्टीरियो सेंटर्स होने की वजह से इनके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। आप सबको पता होगा, मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो एक तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, मॉलिक्यूल को दो हिस्से में बांटता है जिससे दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, है ना। तो अब इन मॉलिक्यूल्स में भी, है ना, टार्टरिक एसिड और ये सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल, है ना, तो इनमें भी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से इनको हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स। देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कायरल ही, देखो ये दोनों कार्बन कायरल है, फिर भी ये मॉलिक्यूल ओवरऑल एक कायरल, क्योंकि इनके अंदर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। देखो ध्यान से, दिखा आपको, है ना, ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों दो हिस्से के बाद इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के बाद ये एक तरीके से एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए, तो ये क्या हो गया, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। अब कभी देख लेते हैं सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डायोल, है ना। तो यहाँ पे अभी आप देखो, है ना, ये भी क्या कर रहा है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और ये दो बराबर हिस्से क्या हो गए, एक दूसरे के मतलब मिरर इमेजेस हो गए, ठीक है। तो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने के कारण भी मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एक कायरल या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, इवन दो उनके अंदर कायरल सेंटर्स हो, मल्टीपल कायरल सेंटर्स हो, ठीक है। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा आज के सेशन में। हमने बड़े मजेदार तरीके से पूरे 3D सीरीज में स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बड़े मजेदार विजुअल्स के साथ 3D में समझा है ना। हमने पहले सेशन में कॉन्फॉर्मेशनल देखा, फिर ज्योमेट्रिकल देखा, फिर ऑप्टिकल के बारे में हमने बड़े विस्तार में चर्चा करी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे ऐसे मज़ेदार सीरीज़ के साथ और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।